नमस्कार फ्रेंड्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह से जो एमडी थे ओमपाल जी और जो प्रमोद दुबे मुख्य प्रबंधक थे, दोनों ने मिलकर मेरी जो विधवा भाभी थी उन्हें, मेरी भाभी को बहुत परेशान करने के लिए, उन्हें मानसिक प्रताड़ना देने के लिए मेरे भाई साहब की डेथ के बाद नए नए पैंतरे खेलना शुरू किया और किस तरह से उनका पीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस, डेथ क्लेम, ग्रेजुटी, उपार्जित अवकाश, वेतनमान, एरियर सारा रोकने के लिए कहा कि जो व्यक्ति मरा था वो अपना स्टोर का प्रभार देकर नहीं मरा है, इसलिए हम आपको कोई भी भुगतान नहीं कर सकते। तो आप अपना आप ही विचार करिए कि किसी व्यक्ति के देहांत होने पर, और वो व्यक्ति जिसका ट्रांसफ़र ही उस शाखा से कर दिया गया था और हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र करके अन्य शाखा में ट्रांसफ़र कर दिया था, और उसके बाद भी 11 महीने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मर गया और स्टोर चार्ज देकर नहीं मरा, इसलिए हम आपका कोई भी परिलाभ भुगतान नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही अपना आप में पूरा उस अधिकारी के द्वारा लिखा हुआ पत्र है, और वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये अधिकारी ने जो भी क्रियाविधि करी वो नियम के तहत नहीं करी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद में अगर वो स्वयं लिख के दे रहे हैं कि जो प्रभार होता है सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर वो कार्यभार स्वतः अधिग्रहण कर लिया जाता है, तो फिर आपको उसके परिलाभ रोकने का क्या अधिकार है। इसके बाद में आगे और भी ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी कि हद तब होगी जब हमने बराबर पत्र हमने रजिस्ट्रार साहब को लिखे, एडिशनल रजिस्ट्रार को एक पूरा हमने 16 पॉइंट का एक पत्र लिखा और उसमें अपनी परिवेदना लिखी मेरी भाभी ने सारी, और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि कैसे एमडी साहब जो हैं ओमपाल जी, वो कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके परिवार को परेशान करने के लिए उनके पति के 36 साल के परिलाभ सारे रोक रखे हैं। तो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने वो पत्र ले लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद में हमने रजिस्ट्रार साहब को काफ़ी सारे लेटर लिखे इस बारे में, तो रजिस्ट्रार साहब ने भी हमें कभी कोई जवाब नहीं दिया। हम कई बार रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर मिलने गए तो उन्होंने हमें मिलने से भी हमें मना कर दिया। उनके जो पीए साहब थे उन्होंने मना कर दिया कि साहब बिजी हैं, मतलब कि जब भी हम गए हैं हमें बार बार यही कहा गया है कि बिजी हैं और आपसे नहीं मिल सकते हैं। फिर हमने इसके बारे में मुख्यमंत्री राजस्थान गहलोत साहब को भी 25 लेटर रजिस्टर भेजे, तो पर उनके यहाँ से भी कोई हमें जवाब नहीं मिला। राज्यपाल को भी हम कंप्लेंट दे के आए उनके आवास पर जाकर, लेकिन उसका भी कोई डिसीजन आज तक हमें उनका कोई पत्र नहीं मिला। प्रधानमंत्री संपर्क पोर्टल पर हमने बहुत सारी कंप्लेंट डाली कि किस तरह इन्होंने ओमपाल जी ने हमें और मुख्य प्रबंधक प्रमोद दुबे ने किस तरह से सारे परिलाभ के लिए परेशान किया, लेकिन पीओमओ ने भी मुख्यमंत्री राजस्थान को भेज दिया और वहाँ से वापस कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने देखा है कि जितने भी जो अधिकारी जो उनके अंडर में अधिकारी शायद होते हैं, वो उस बात को, मैटर को इतने तवज्जो नहीं देते हैं कि अगर अगले की कोई पहचान नहीं है, एक आम आदमी और उसकी पहचान, अगर वहाँ जो मुख्यमंत्री के आवास पर भी जो लोग बैठते हैं, हैंडल करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, वहाँ तक अगर आपकी अप्रोच अच्छी नहीं है तो शायद आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कि आम आदमी सिर्फ एक वोट के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ तक मैंने महसूस किया, आम आदमी एक वोटर होता है और उसकी औकात वोटर की ही होती है। उसकी सुनवाई एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार डायरेक्ट नहीं करती है। डायरेक्ट वोट मांग सकती है, वोट मांगने के लिए वो आम आदमी है, वोट देने के लिए भी वो आम आदमी, लेकिन एक आम आदमी की कष्ट, उसकी परिवेदना, उसके दुख, उसके दर्द, उसके साथ हुआ अन्याय, उसको कभी भी कोई भी मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं होता जब तक कि आपकी पहुंच उस मंत्री तक डायरेक्ट ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा वीक पॉइंट है कि हम एक आम जनता, भारत की जनता, कितनी जनता है, अगर हम 140 करोड़ हैं तो मुझे नहीं लगता कि 140 में से 130 करोड़ की पॉपुलेशन के पास भी इतना पावर होगा कि वो डायरेक्ट मिनिस्टर के टच में हो। तो क्या आम आदमी की पहुंच के लिए सरकार को काम नहीं करना चाहिए कि आम आदमी की पहुंच भी उन तक हो सके और वो अपनी परिवेदना, अपने दुख दर्द, अपने साथ हुए अन्याय के बारे में उनको कुछ बात कर सके, या उनके आवाज़ तक जाए तो वो उन्हें मिलने के लिए टाइम दे सकें। लेकिन नहीं, हमें कभी भी उनके जो अधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं उन्होंने हमें कभी मिलने का टाइम नहीं दिया। मैं ये नहीं कहती कि शायद मुख्यमंत्री ने हमें नहीं सुना, अगर मुख्यमंत्री को टाइम देते हैं हमसे मिलने के लिए, बाकायदा हमें समय दे दिया जाता है, उनके अधिकारी या उनके जो वहाँ पे जो इस काम को हैंडल करते हैं, अगर वो हमारी परिवेदना वहाँ तक पहुँचाते हैं, उन्हें मिलवाते, तो शायद मुख्यमंत्री भी हमारी बात जरूर सुनते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारी बात हमारे पत्रों के द्वारा नहीं पहुँची, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से पहुँचे कि किस तरह से ओमपाल जी और मुख्य प्रबंधक प्रमोद दुबे ने विधवा महिला को किस तरह से तरह तरह से परेशान किया हर परिलाभ देने के लिए। पीएफ के लिए हमने पीएफ कमिश्नर को फिर लेटर लिखा और हमने लिखा कि किस तरह पीएफ का पैसा हमारा रोका जा रहा है और किस आधार पर, कि स्टोर के प्रभार के आधार पर। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पीएफ कमिश्नर को। बहुत एक्टिव और बहुत ऑनेस्टली काम किया उन्होंने।
मैं जयपुर कमिश्नर साहब को मैंने पत्र लिखा। जयपुर कमिश्नर पीएफ साहब, पीएफ के जो जयपुर कमिश्नर थे, उन्होंने वो मेरे पत्र के जवाब में तुरंत प्रभाव से जोधपुर पीएफ आयुक्त को लेटर लिखा। और जोधपुर पीएफ आयुक्त साहब का भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगी। बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत कहना चाहिए कि ईमानदारी से उन्होंने इतना फास्ट डिसीजन लिया और उन्होंने तुरंत प्रभाव से एमडी ओमपाल सिंह को एक पत्र लिखा और उन्होंने लिखा कि 5 दिवस में इनका भुगतान तुरंत प्रभाव से कर दिया जाए। और उस पत्र के आधार पर उन्होंने हमें बैंक बुलाया और हमारा पीएफ के भुगतान के जो डॉक्यूमेंट्स उस पर साइन कराए। तो मैं आप सभी जनता से पूछना चाहूँगी कि जिस अधिकारी ने हमें ये लिखा कि आपके जो मेरे भाभी को लिखा कि आपके पति मरने से पहले स्टोर का चार्ज देकर नहीं मरे, तो हम आपको पीएफ का, ग्रुप इंश्योरेंस का, डेथ क्लेम, कोई भी तरह का परिलाभ आपको नहीं देंगे। उसी व्यक्ति ने पीएफ आयुक्त जोधपुर के पत्र के आधार पर हमें बुलाया और हमसे साइन कराए सारे डॉक्यूमेंट्स और उस पर नोटिस दिया और हमारा वो भुगतान पीएफ का हमारे अकाउंट में हो गया। तो आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार करने की तो बहुत कोशिश करी उस अधिकारी ने, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी, बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि ऐसे अधिकारी होने चाहिए जो कम से कम किसी की परिवेदना, दुख दर्द, एक मृत कर्मचारी की, उसके परिवार के प्रति इतना रखता हो और तुरंत प्रभाव से आदेश दे। इसके बाद में देखिए कि जो ग्रुप इंश्योरेंस की राशि थी वो देने के लिए मना कर दिया। कहा कि ग्रुप इंश्योरेंस की राशि जो है वो पहले तो हमें लिखा कि हम देंगे ही नहीं आपको, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति स्टोर का चार्ज देकर नहीं मरा है। उसके बाद में हमने जब इसके अंदर आरटीआई लगाई कि भाई आप ग्रुप इंश्योरेंस की राशि जो व्यक्ति की स्वयं अपने पैसे से इंश्योरेंस करवाता है उसे रोकने का आपको अधिकार है, तो उसकी सूचना दी जाए। तब हमें संपर्क पोर्टल राजस्थान पे भी हमने एक क्वेश्चन पुटअप किया, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पे भी हमें ये लिखा गया कि बीमा कंपनी ने आज तक हमें कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया है। और बाकायदा जो ओमपाल जी उन्होंने भी हमें लिखा कि बीमा कंपनी से हमें बीमा कंपनी की राशि नहीं मिली है। फिर उसके बाद में उन्होंने हमें बाकायदा, आप मानेंगे कि जो बीमा की राशि थी, बीमा कंपनी ने 1 फरवरी 2020 को ही सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में है और 1 जनवरी 2020 को वो राशि बीमा कंपनी ने कोऑपरेटिव बैंक के खाते में ट्रांसफ़र कर दी। वहाँ वो राशि पड़ी है, लेकिन जो अधिकारी ओमपाल जी और जो मुख्य प्रबंधक जो प्रमोद जी दवे हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि फर्स्ट तो हम आपको ये राशि देंगे नहीं। उसके बाद जब हमने आरटीआई लगाई तो उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी से आज तक हमें कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद में हमने और आरटीआई लगे और संपर्क पोर्टल पर लगातार हमने अपनी परिवेदना दर्ज करी, परिवार दर्ज किया। तब 16 अक्टूबर 2020 को श्रीमान ओमपाल जी उस समय प्रबंध निदेशक थे और उन्होंने पत्र 13/422 के तहत हमें जवाब दिया कि जो भी परिलाभ थे पीएफ और ग्रुप इंश्योरेंस और वो हमने इनको दे दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आके भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इन्होंने जो बीमा की राशि बताई कि बीमा की राशि हमने भुगतान की, वो इन्होंने भुगतान नहीं की थी। तब हमने फिर एक आरटीआई लगाई कि आपने जो 22 तारीख को तो हमें पत्र लिखा कि हमने ये राशि भुगतान कर दी है। सॉरी, मैंने 16 अक्टूबर बोला, 16 अक्टूबर नहीं, 22 तारीख को इन्होंने हमें पत्र के द्वारा सूचित किया कि हमने बीमा राशि भुगतान कर दी है, ग्रुप इंश्योरेंस भुगतान कर दिया है, पीएफ भुगतान कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 25 तारीख को इन्होंने हमें वापस संपर्क पोर्टल पर लिखा कि 22 फरवरी को इन्होंने लिखा कि बीमा राशि प्राप्त नहीं है, बीमा राशि का भुगतान कर दिया गया है। और 25 फरवरी को वापस लिखते हैं कि बीमा की राशि हमें आज तक बीमा कंपनी ने दी नहीं है। यानी आप देखिए कैसे ये मतलब कि बार बार एक महिला को परेशान करने के लिए किस तरह से बातों को घुमाते हैं कि एक बार तो 22 फरवरी को ओमपाल सिंह जी लिखते हैं कि हमने बीमा कंपनी की राशि भुगतान कर दी है और वापस 25 फरवरी को लिख रहे हैं कि भाई हमें आज तक बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई है। और अकाउंट में कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट में बीमा की राशि उस मृत कर्मचारी की स्वर्गीय ब्रजेश बधेरे की बीमा राशि बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान करी हुई, ट्रांसफर करी हुई रखी है, लेकिन अधिकारी को वो भुगतान उस विधवा महिला को देना ही नहीं है। पीएफ का भुगतान तो उन्होंने कमिश्नर साहब के आदेश पर कर दिया, लेकिन अब वो सोच रहे कि कैसे न कैसे अब इसको मतलब कि हमने ये तो आयुक्त साहब के आदेश पे हमने कर दिया, लेकिन अब बीमा की राशि रोक के रखो और इसको परेशान करो। तो उन्होंने बीमा की राशि के लिए 22 फरवरी को लिखा कि हमने भुगतान कर दिया और 25 फरवरी को लिखते हैं कि आज तक बीमा कंपनी ने हमें कोई राशि नहीं दी। फिर जब हमने फिर आरटीआई लगाई कि एक्सिस बैंक में आपके अकाउंट में इस तारीख को
बीमा की राशि बीमा कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दी और वहाँ पर पड़ी और आप हमें भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसका क्या नियम, क्या आधार माना। तो इन्होंने फिर हमें वापस लिखा और फिर तुरंत प्रभाव से इन्होंने सेकंड डे हमारी वो राशि हमारे अकाउंट, मेरे भाभी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। तो मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी कि आप खुद इस मैटर से समझ गए होंगे कि अधिकारी ने जो भी परिलाभ रोके, पीएफ रोका, ग्रुप इंश्योरेंस रोका, डेथ क्लेम रोका, वो सारा सिर्फ एक विधवा महिला को प्रताड़ित करने के लिए, उसको तंग करने के लिए, उसके परिवार को सड़क पर लाने के लिए ये सारी कार्यकलाप किया गया, जबकि उन्हें इस राशि को रोकने का कोई राइट प्राप्त नहीं था। अगर उन्हें ये राशि रोकने का राइट होता तो हमारे आरटीआई लगाने के बाद, पीएफ आयुक्त के साहब के आदेश के बाद वो हमें ये राशि भुगतान नहीं करते। तो आप मेरे इस बात से अगर सहमत हैं कि अधिकारी ने जो पीएफ रोका, जो ग्रुप इंश्योरेंस रोका और जो डेथ क्लेम रोका, वो स्टोर चार्ज के आधार पर रोकना उनका अधिकार था। डेथ की किसी सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर किसी कर्मचारी के डेथ के 8 महीने के बाद स्टोर चार्ज जो मार्च अप्रैल में भी ऑडिट हो गई है, उसके बाद जो कमेटी बनाई वो भी उनका अधिकार था। तो आप मुझे इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट लिखिए और मैं बार बार आपसे प्रार्थना करूँगी कि अगर मैं सच की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं मेरी भाभी के साथ कंधे से कंधा मिला के फाइट कर रही हूँ कि ये मेरा परिवार है और एक परिवार के साथ खड़ा होना कोई गुनाह नहीं होता है, और मैं उनके साथ बराबर खड़ी रहूँगी, बराबर लड़ूंगी। और मैं आप सबसे भी चाहूँगी कि आप मेरी इसमें हेल्प करें। अगर हम सही हैं तो आप हमारा साथ दें और प्लीज़ ये बात अधिक से अधिक शेयर करके और सरकार तक पहुँचाएं, जिससे मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे और वो इस मामले की पूरी जाँच कराकर इन दोनों अधिकारी के खिलाफ एक जाँच बैठाएं। नमस्कार।